कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे क्या तुर्की की शहरियत स्कीम यानी $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर कर तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदना और शहरियत हासिल करना, क्या ये स्कीम बंद हो सकती है? क्या हुकूमत अपना प्रोग्राम बदल सकती है? हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप हमें तुर्की की इकोनॉमी के बारे में बताएं। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब हम देखते हैं कि यूरोप की जो इकॉनमी है वो 1.5% एनुअल के हिसाब से बढ़ रही है, तकरीबन 1.5% यानी 1.5%। तो सालाना उसमें ग्रोथ हो रहा है। लेकिन टर्की की जो इकॉनमी है ये इन हालात में भी 3% एनुअल के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो जो यूरोप की निस्बत डबल ग्रोथ रेट है टर्की का। इसके साथ साथ टर्की की जो इकॉनमी है उसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो टर्की में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, चाइना के बाद टर्की दुनिया का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। और पूरे यूरोप को जो सप्लाई है वो टर्की से हो रही है, यानी चाइना के बाद सेकंड बड़ा सप्लायर है, बिग सप्लायर है, जिसमें होम अप्लाइंसेस हैं, गाड़ियां हैं, शिप्स हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर आ जाता है। कोई भी आप इंडस्ट्री लेते हैं तो उसमें जो दूसरा बड़ा सप्लायर है चाइना के बाद वो टर्की है। जियोग्राफिकली यूरोप के बॉर्डर्स पर है, 3-4 दिन में कोई भी प्रोडक्ट टर्की से एक्सपोर्ट हो जाती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, ट्रेड में हैं या एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए टर्की एक बहुत अच्छी जगह है, जहां पर आप अपना सेकंड सेटअप बनाकर वहां से पूरे यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। टर्की में जो ग्रोथ है उसकी दूसरी बड़ी वजह कि यंग पॉपुलेशन, जैसे कि पाकिस्तान में 60% आबादी जो है वो यंग और नौजवान लोगों पर है, इसी तरह टर्की में भी जो 60% या मोर देन 60% आबादी है वो यंग एनर्जेटिक लेबर फोर्स और लोग हैं। तो ये किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा असासा होता है कि वहाँ पर यंग लोग मौजूद हैं जो मेहनत करके अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। जबकि पूरे यूरोप में जो क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट बहुत कम है, शादियों का फैमिली सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर जो है वो बूढ़े लोग ज़्यादा हैं और उन्हें लेबर इंपोर्ट करना पड़ती है। तो कोई भी कंट्री जो लेबर इंपोर्ट करता है तो डेफिनेटली वो उस तरह से ग्रो नहीं कर सकता जिस तरह से बजाते खुद एक मुल्क के अंदर एक अच्छी स्किल और नौजवान लेबर मौजूद हो और वो उस मुल्क को आगे लेकर चले। तो ये नौजवान लेबर का मौजूद होना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होना, जियोग्राफिकली यूरोप के बिल्कुल पास होना, और टर्की से पूरे सेंट्रल एशिया में, रशिया में, मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा होना, ये जो है टर्की की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं कि दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा टूरिज़्म हब है, जहाँ 7.5 करोड़ दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। आप देखते हैं पूरे एशिया से भी, यूरोप से, अमेरिका और कनाडा से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। 7.5 करोड़ सालाना टूरिस्ट विज़िट करता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि टर्की की इकॉनमी फंडामेंटल स्ट्रांग है और आगे ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या तुर्की में इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त बेहतरीन है या नहीं? जी कलीमुल्ला, जैसा कि आपने देखा कि लीरा अपनी एक लोएस्ट पोजीशन पे आ गया हुआ है। जी सर। पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से करेंसी की वार लगी हुई है ऐसा ही है टर्की के सर। साथ अमेरिका की। तो जिस वजह से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि टर्की की इकॉनमी को डिस्टर्ब करे, और इस वक्त भी जो है लोएस्ट लेवल पर लीरा चल रहा है। जी तो सर। जितना ज़्यादा उसने डेप्रिशिएट होना था वो हो चुका है। अब अगर कोई भी बंदा करता है इसमें इन्वेस्ट तो इसके बाद जो आगे है टर्की की इकॉनमी ने ग्रो करना है, क्योंकि फंडामेंटल जैसे मैंने बताया कि उसके स्ट्रांग है। और इस वजह से टर्की की इकॉनमी जो है वो इंशाल्लाह ग्रो करेगी। तो इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर हो या ट्रेडिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस इज़ अ गोल्डन टाइम। ये जो साल है या 6 महीने हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि 2023 में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन होने जी सर। हैं। और इसी की वजह से अगर हम देखते हैं कि जो टर्की ने अपना गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है $2.5 लाख का
इसके ज़रिए वो शहरियत दे रहे हैं। तो 2018 से पहले सिर्फ आप देखते हैं कि बहुत कम लोग जो थे वो शहरियत ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त $5 लाख जो था वो इन्वेस्ट करना पड़ना था। 2018 से पहले आपको $5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता था इन प्रॉपर्टी में, या बैंक डिपॉजिट करना पड़ता था, उसके बाद आपको पासपोर्ट की सहूलत हासिल थी। जी सर। और उससे पहले बहुत से स्ट्रिक्ट लॉ थे प्रॉपर्टी बाय करने के हवाले से भी, जी कि सर। फॉरनर सिर्फ उन्हीं मुल्कों में प्रॉपर्टी, उन्हीं मुल्कों के फॉरनर आकर टर्की में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जहाँ पर टर्किश लोग जाकर खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद पहला तो ये किया गया कि दुनिया के 183 ममालिक से लोग आकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जी सर। दूसरा काम ये हुआ कि $5 लाख को कम करके $2.5 लाख में कर दिया गया। अब इस वजह से ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी। जी सर बिल्कुल। और टर्की की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस सेक्टर है, तकरीबन इकोनॉमी की 950 से 900 अरब डॉलर की है जो टर्की की इकोनॉमी है। तो तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर प्रॉपर्टी की तरफ से, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ से अभी ये हुआ है कि पिछले 2-3 साल में इन हुआ है। जी सर। बहुत बड़ा आप ये कह लें ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन इसका एक अगर पॉजिटिव फैक्टर है तो नेगेटिव भी है। अब हुआ क्या है कि बहुत से चाइनीज़ लोग जो हैं वो आ गए हैं इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए, और कैपाडोजिया के अंदर एक नया चाइना टाउन बन रहा है। सही हो गया सर। तो ये जो चाइनीज़ फ्लडिंग है इसने काफ़ी डिस्टर्ब किया है। चाइनीज़ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सारा सिस्टम, तो इस वजह से चाइनीज़ लोगों का अपना एक कल्चर है, रवायत है, सिस्टम है, वो लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी ट्रेडिशंस को भी साथ लेके जाते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे। तो अब इस्लाम और चाइना इन दोनों का थोड़ा सा जो है आपस में वो है कि कॉन्ट्राडिक्शन, वो नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम, तो मुस्लिम सोसाइटी में इस वजह से थोड़ा सा आ जाता है कि वो तजब्जब का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से अपोजिशन का एक प्रेशर है कि ये पूरी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं इसकी फ्लडिंग हो रही है, जी और सर। वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर वो आगे नेगेटिवली हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जी सर। तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है इसका नुकसान हो, और इस नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये बेहतरीन चांस है ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2023 से पहले, ये इस साल में या नेक्स्ट ईयर में वो अगर कर लेते हैं जी तो सर। उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि 18 से 24 महीनों के अंदर अंदर ये प्रोग्राम या तो क्लोज कर दिया जाए या फ्रीज कर दिया जाए या इसकी वैल्यू डबल कर दी जाए। सही हो गया तो सर। इसलिए हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल या नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा गोल्डन है। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जैसा कि आपने बात की कि 2023 तक ये शहरियत प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये वक्त हमारे भाइयों के लिए बेहतरीन है। अगर वो प्रॉपर्टी खरीद कर शहरियत ले लेते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। आप क्या मशवरा देंगे? जी कलीमुल्लाह, जैसे कि इस वक्त अपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। जी सर। वो ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को क्लोज किया जाए या इसकी रकम डबल कर दी जाए पहले की तरह, जी सर। ताकि इतना ज़्यादा फ्लड जो है वो लोगों का ना आए टर्की में, और अगर कोई आता है तो वो जेन्युइन इन्वेस्टर होना चाहिए जिससे वाकया ही टर्किश इकॉनमी को फ़ायदा हो। जी सर। अब देखें कि $2.5 लाख कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो एक आम नॉर्मल घर जो है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ का होता है। ऐसा ही है सर। तो इसी तरह से ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फिर इसका ये है कि 3 साल के लिए है और उसके बाद आप प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी शहरियत आपके पास रहेगी। जी सर। तो बहुत से लोग ये घर खरीदते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, बाद में प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं और आराम सुकून से वो डबल पासपोर्ट को एंजॉय भी करते हैं। अब इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि उनकी तरफ से प्रेशर है कि या तो इसको 5 लाख कर दिया जाए जी सर। पहले की तरह, और प्रॉपर्टी ख़रीदने पर कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएँ फॉरनर्स के, और कुछ मुल्कों पर भी जो है पाबंदियाँ लगाई जाएँ, कुछ मुल्कों को अलाउ किया जाए, कुछ को ना किया जाए। जी सर। तो इस हवाले से हो सकता है कि अगले 18 से 24 महीनों यानी 1.5 साल या 2 साल के अंदर इसको या तो चेंज कर दिया जाए, हो सकता है इससे पहले भी, लेकिन ये देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने अपोजिशन की ये डिमांड जो है इसको ज़रूर मैनेज करना है, और इसकी वजह से कोई इतना बड़ा भी इफेक्ट नहीं हुआ इकॉनमी को। जो मतलब 900 अरब डॉलर की इकॉनमी को अगर 10 अरब डॉलर फ़ायदा हुआ है तो वो ये बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, जबकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी।
अभी भी यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, मिडल ईस्ट से ख़रीद रहे हैं, यूके से लोग आके ख़रीद रहे हैं, रशिया से और चाइना से। तो जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो मिडल ईस्ट है, रशिया है, चाइना है और यूरोपियन लोग हैं। अभी इंडियन पाकिस्तान या जो एशियन कम्युनिटी के दूसरे कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ से तो इतना शायद उनको इतना पता ना चला, या उनको लेट पता चला, या वो समझते नहीं टर्की का पोटेंशियल क्या है। जी सर। टर्की को एक सिर्फ इस्तांबुल को टर्की समझा जाता है, हालांकि टर्की में इस्तांबुल जैसे 45 शहर हैं, और बुरसा है, दनीजली है, मेरसन है, उसी तरह से सैमसन है, ट्रैबजोन है, और मतलब बहुत बड़ा एक मुल्क है और जिसकी अपनी रवायात हैं, और दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा इंडस्ट्री के हवाले से शहर है जहाँ पर शिप बिल्डिंग का काम होता है। और एक ऐसा मुल्क है जिसके तीनों साइडों पर 3 मुख्तलिफ समंदर है, एक तरफ ब्लैक सी है, दूसरी तरफ बॉस्फोरस सी है, तो तीसरी तरफ मेडिटेरियन सी है, और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। और उसके साथ साथ एक कार इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उसके अलावा होम अप्लाइंसेस पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाला बहुत बड़ा मुल्क है। कारपेट चाइना से जो है कारपेट सस्ते बना के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। जी सर। इस तरह वेजिटेबल और एक्सपोर्ट हैं, टेक्सटाइल के हवाले से आ जाता है, तो फूड के हवाले से भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप को सेकंड बिगेस्ट सप्लायर है, जो फूड सप्लाई कर रहा है। जी सर। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से अब ये है कि वो जो फॉरेनर इन्वेस्टर आ रहा है यहाँ पर, इंडस्ट्री भी लगा रहा है और साथ साथ मुख्तलिफ शोबों के अंदर वो बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले साल 1.5 साल में गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे, तो जो हमारे भाई चाहते हैं कि वो टर्की में किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है कि आप बहुत ज़्यादा महंगी यानी 5 स्टार और 4 स्टार रेजिडेंस प्रॉपर्टी ना लें, आप 2 स्टार या 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ लें। 2 कमरों वाला जो घर है वो, या 1 कमरे वाला घर, जो कल को आप ये जहन में रखें कि अगर आपको टर्किश लोगों को भी सेल करना पड़ता है तो आप वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज टर्किश सोसाइटी 1 या 2 कमरों वाला घर जो है वो ख़रीदते हैं और नॉर्मल रेंज में ख़रीदते हैं। 4 स्टार और 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ अगर आप लेंगे, बहुत महंगा लेंगे, तो फिर उसको रीसेल करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप इंटेलिजेंटली मार्केट को रिसर्च करते हुए ऐसी प्रॉपर्टी बाय करें कि कल को अगर आप उसे सेल करना चाहें तो आसानी से सेल कर सकें। तो ये सेल मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए आप प्रॉपर्टी में जंप करें, इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप पासपोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले 2, 4, 6 महीनों के अंदर अंदर ही आप इस पर डिसीजन लें और करें, क्योंकि हो सकता है कि 2021 में ये पॉलिसी रिव्यू हो या फ्रीज़ कर दी जाए या फिर इसकी रकम डबल कर दी जाए। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या हमारे मुसलमान भाइयों को यूरोप की निस्बत तुर्की में फैमिली के साथ रहना बेहतर है? डेफिनेटली आप देखें कि जब हम पाकिस्तान से माइग्रेट करते हैं, जी सर, तो टर्की दुनिया का वाहिद, स्पेशली इस्तांबुल भी, कि जिसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है, जी सर, सिटी ऑफ मॉस्क। वजह उसकी क्या है कि मुस्लिम आबादी है, बहुत ज़्यादा मस्जिदें यहाँ पर, और फिर आपको अजान की आवाज़ आती है और आप अपना इस्लाम जो है प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, और आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है, माशाल्लाह। एक मुस्लिम सोसाइटी है। लेकिन अगर आप यूरोप चले जाते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं है। जी सर। आप पैसा तो डेफिनेटली ज़्यादा कमा लेंगे किसी न किसी तरह से, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने फैमिली और अपनी ट्रेडिशंस जो हैं उनसे दूर हो जाएंगे। जी सर। और आपके जो बच्चे जो यूरोपियन कल्चर में जब बड़े होते हैं तो वो उसी कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, वो उसी कल्चर के हिसाब से चलता है, वो अपने वालिदैन को वो अहमियत नहीं देता जो उनको देनी चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान में है या जो किसी भी मुस्लिम फैमिली सिस्टम के अंदर होता है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब पेरेंट्स को वो इज्जत और वो प्यार नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलती अपने बच्चों की तरफ से, तो वो जैसे ही बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो वो पछताना शुरू कर देते हैं कि हमने एक अच्छे फ्यूचर के लिए यूरोप का इंतखाब किया, यूके का किया या अमेरिका कनाडा का किया, लेकिन आज हम अपने बच्चों से दूर हो गए। हमारे बच्चे जो हैं वो इसी सोसाइटी में रहकर
इनकी ट्रेडिशन, इनकी रवायात को अपना कर वो अपने वालिदैन के साथ वो सलूक नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। जी सर। और वो जो बिल्कुल वेस्टर्न ट्रेडिशंस आ जाती हैं, जो वो मगरबी कल्चर की रवायात हैं, उसी हिसाब से चलते हैं और अपने पेरेंट्स को वो इज़्ज़त नहीं देते, वो प्यार नहीं देते। तो इस वजह से मैंने बहुत सी फैमिलीज़ को पछताते हुए देखा। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, अमेरिका में हैं, तो आप किसी भी मुस्लिम कंट्री, जिनमें जो एक मॉडर्न मुस्लिम कंट्री जो है वो टर्की है, सही हो गया सर। जहाँ पर बहुत से नॉन मुस्लिम भी आकर अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से, मसलन अगर आप यूरोप में रहते हैं, यूके में, तो आपका माहाना खर्चा $4000 है, तो टर्की में वही आपका खर्चा आधा हो जाता है, $2000, $1500। जी सर। तो आप अपने एक्सपेंडिचर यानी रिड्यूस कर सकते हैं और आप वही फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं और एक नेचर के करीब और पुरअमन सोसाइटी में आप रह सकते हैं। जी सर। तो फैमिली के साथ आपके लिए रहने की एक आइडियल जगह है यूरोप की निस्बत। यूरोप से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप यूरोप की निस्बत टर्की को ज़्यादा प्रेफर करें, ताकि आप अपने बिजनेस के साथ साथ फैमिली को भी जो है वो अपने साथ रख सकें और आप इस्लामिक कल्चर में अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से जो है वो समझ लें कि वो आपको अहमियत दे और आप उनको अहमियत दे सकें, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी बंदा अर्निंग करता है वो फैमिली के लिए करता है। बिल्कुल सर। और ऐसा ही अगर फैमिली से दूर हो जाए तो पैसे, वही बात आ जाती है कि अगर आपको एक डॉलरों के भरे हुए एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको 2 दिन खाना ना दिया जाए, तो आप डॉलर तो नहीं ना खाओगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो फिर आपको कहा जाए कि ये डॉलर ही है, इसी के लिए आपने सारी ज़िंदगी लगाई है, तो अभी इसी खा के गुजारा करो। आप ये कहोगे एक पूरी बोरी डॉलरों की ले लो तो मुझे बस सिर्फ एक वक्त की रोटी दे एक दो। वक्त की रोटी दे दो। तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ पैसा ही इंसान के लिए अहम नहीं होना चाहिए। इंसान के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों की मदद करना, और हर हवाले से जो हमारी इस्लामिक रवायात हैं, यानी कि हमारे ऊपर हमसाए के हकूक़ होते हैं, हमारे बहन भाइयों के हकूक़ होते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदारों के हकूक़ होते हैं, बीवी के हकूक़ हैं, वालदैन के हकूक़ हैं, वो जो इस्लाम ने एक दे दिया ना पूरा कॉन्सेप्ट, वो जी बहुत सर। ज़्यादा अहम है। अगर हम सोसाइटी में रहते हुए वो हकूक़ पूरे नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड जो है वो हम पछताते हैं। बिल्कुल तो सर। मैंने बहुत से लोगों को पछताते हुए देखा है, और मैं तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। मैं मतलब जब मैं गया लंदन गया तो मैंने वहाँ पर देखा एक बुज़ुर्ग थे, उनकी तीसरी नस्ल थी और वो टैक्सी चला रहे थे, और मैंने उनसे पूछा तो वो कहते मैं तकरीबन तकरीबन मैं 55 साल पहले आया था। तो मैं लीड्स की बात कर रहा हूँ, जी जो सर। लंदन से तकरीबन आप कह लें कि 600-700 किलोमीटर दूर है। तो मैं लीड्स शहर में था और रात के तकरीबन 1-2 बजे मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, तो मैं टैक्सी ली और मैं जा रहा। तो मैंने पूछा, उसने कहा कि मैं तकरीबन मेरी तीसरी नस्ल है यहाँ पर। तो मैंने कहा बाबा जी आपकी उम्र इस वक्त तकरीबन 65-70 साल के करीब है, तो आप आज भी टैक्सी चला रहे हैं। आप मतलब कोई भी बंदा पाकिस्तान से, दुनिया से कहीं पर भी आता है यूके, तो वो तो एक अच्छे फ्यूचर के लिए आता है ना, कि अपना बुढ़ापा वो सुकून से गुजार सके, पैसा कमाए। जी सर। तो अगर मतलब ज़िंदगी की इस स्टेज पर भी आकर आपने टैक्सी ही चलानी थी, तो अपना मुल्क छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? 2 वक्त की रोटी तो इंसान को चाहे जंगल में रहे वहाँ पर भी मिल जाती है, बिल्कुल सर, ऐसा। क्योंकि रिज़्क तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना। बेशक। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो बाबा जी ने मुझे ये कहा कि जैसे जैसे मेरी एक नस्ल जवान हुई, उनकी शादियाँ होगी, वो अलहदा होते गए, फिर आगे जो है उनके बच्चे हुए, वो भी इस तरह से। तो एक स्टेज ये आ गई कि एट दी एंड मैं हूँ और मेरी वाइफ है, हम अकेले हैं और हमें अपने मामलात को खुद ही लुक आफ्टर करना होता है। हर बंदा अपने अपने काम कर रहा है, ठीक है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे सेट हैं, कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जी लेकिन सर। वही बात आ जाती है ना कि जैसे हमारे यहाँ रवायत है कि जब बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं तो वालिदैन को कहते हैं कि अब आप घर में रेस्ट करें, हम कमा रहे हैं, आप इंजॉय करें लाइफ को। तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। वहाँ पर बच्चा अपने लिए कमाता है और वालिद को कहता है कि अभी तुम सलामत हो, या तो तुम गवर्नमेंट तुम्हें देखेगी या तुम खुद को खुद ही देखो। तो ये जो चीज़ है इसने मुझे तो बहुत ज़्यादा हर्ट किया, हो सकता है बहुत से लोगों को हर्ट ना करे। मुझे भी किया सर। तो इसलिए मैं तो ये बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ
कि आप सिर्फ पैसे के लिए यूके, अमेरिका या कनाडा या दुनिया का कोई भी यूरोपियन कंट्री सेलेक्ट कर लो, जिसकी जहाँ पर जो बच्चे जब बड़े हों तो वो जो कल्चर है वो बड़ों की इज्जत करना ही भूल जाएं, बड़ों को अहमियत देना ही भूल जाएं, और रिश्तों में वो प्यार ना रहे, वो इज्जत ना रहे, तो ऐसा पैसा कमा के क्या करना है? पैसा तो यहीं रह जाना है, बंदे ने आकर अल्लाह के पास चला जाना। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई इस्तांबुल में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है, वहाँ की शहरियत ले लेता है, तो वो क्या वहाँ से आसानी से यूरोप में बिजनेस कर सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है वहाँ? बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा स्कोप है। आप टर्की में बैठ के, बहुत सी टर्किश कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टर्की में लगाए हुए हैं। जी सर। मैं नीदरलैंड की बात कर रहा हूँ, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, स्पेन है, इटली है। इनके जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टर्की में लगाए हुए हैं। सही हो गया सर। क्योंकि यूरोप के अंदर जो लेबर है वो 1500-1200 यूरो से कम नहीं है एक मजदूर की सैलरी। तो इनको यहाँ पर 300 से 400 यूरो में आसानी से लेबर मिल जाती है और स्किल लेबर मिल जाती है। सही हो गया सर। तो वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट्स की, और उनको यूरोप ले जाते हैं और वहाँ सेल करते हैं। 3-4 दिनों में वहाँ पे माल पहुँच जाता है। जी सर। इसलिए अगर आप वहाँ पर बैठ के एक्सपोर्ट करें या बिजनेस करें यूरोप के साथ, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत अच्छा स्कोप है इसका। सही हो गया सर। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई ये प्रोग्राम बनाता है कि वो तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद ले और शहरियत ले ले, तो उसको तुर्की के कुछ चंद शहर अगर आप बता दें कि ये शहर बड़े बेहतरीन है। वैसे तो हम एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक मशवरा हमारे भाइयों के लिए। देखिए, अगर तो आप चाहते हैं कि इस्तांबुल से हटकर, तो फिर बुरसा है, देनीजली है, इज़मीर है, मेरसन है, और अगर टूरिज़्म सेक्टर में करना है तो इस्तांबुल और अंटालिया आ जाता है, फिर ट्रैबज़ोन आ जाता है, और जी सर। बोदरम भी एक शहर है बोदरम के नाम से, वो भी बहुत फेमस है। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो फिर इसी तरह से मेरसन है और गाजियान्तप है और ये इस्तांबुल है और इज़मीर है। जी सर। तो ये बिज़नेस के हवाले से आए थे। मैन्युफैक्चरिंग में बुरसा और दैनीजली आ जाता है, और इसी तरह से जो है वो फताइली के नाम से आ जाता है। 3-4 और भी शहर हैं। लेकिन जब बंदा कोई देखता है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बंदा टर्की आता है और आके वो अपनी लिस्ट में ना 15 से 20 शहर रखे, और 2 से 3 हफ्ते में वो 15-20 शहर विजिट करे, जी और सर। आखिर में बैठ के शॉर्ट लिस्ट करे कि ये शहर जो था मेरे लिए अच्छा था, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लूँ या बिजनेस करूँ या यहाँ पे रह सकता हूँ फैमिली के लिए। जी सर। हर बंदे की अपनी चॉइसेस होती हैं। हर बंदे को मतलब सेम पैंट हर बंदे को नहीं आती है, तो सेम शहर जो है या सेम जूता हर बंदा नहीं पहन सकता एक ही नंबर का। तो इसी तरह से ये है कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जी सर। हर बंदे की कलर चॉइस भी मुख्तलिफ है, हर बंदे की नेचुरल चॉइस और बिजनेस के हवाले से, यानी एवरीबॉडी हैज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसे हम इनफरादी इख्तलाफात कहते हैं। तो वो जो है हर चीज़ फिट नहीं हो सकती। तो सजेस्ट ये करते हैं कि 10-15 शहर विजिट करें, जी सर। और उसमें फिर 3-4 शहर शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से आगे फिर वो डिसीजन लें। दैट विल बी द बेस्ट आइडिया आई थिंक। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप पिछले 12 साल से टर्किश लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपको उनकी लैंग्वेज, हर तरह के मामलात का पता है, उनके कल्चर का पता है, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि तुर्की का फ्यूचर क्या होगा? जी कलीमुल्लाह, ये जो है ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम अगली वीडियो में करें, जी सर। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। लेकिन मैंने शुरू में इसका एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि टर्की का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो। यंग जनरेशन है, स्मॉल इंडस्ट्री है, यूरोप की प्रॉक्सिमिटी है। जी सर। और आगे 2023 में ये अपना तेल और गैस निकाल रहे हैं, मुआहदा लुज़ान ख़त्म हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, लीरा स्ट्रांग हो जाएगा। जी सर। तो टर्की जो है एक दुनिया की एक समझ ले मेन पावर्स में से, बड़ी पावर्स में से आगे एक बड़ी पावर है। और इसके साथ साथ आप इसकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इस वक्त जो ड्रोन्स हैं टर्की के, वो पूरी दुनिया में सबसे आगे, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी में आ गए। जी सर, बिल्कुल और ठीक शिप हो। बिल्डिंग में ऑलरेडी टर्की जो है वो दुनिया का लीडर है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको हो सकता है ना पता हो, लेकिन मुझे पता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में टर्की ऑलरेडी लीडर है। तो
होम अप्लाइंसेस में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर पूरी दुनिया का होम अप्लाइंसेस का टर्की है। तो बहुत से लोगों को तो टर्की का पोटेंशियल ही नहीं पता। ऐसा ही है सर, ठीक बिल्कुल। है, तो मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ और बहुत अच्छा देख रहा हूँ इंशाल्लाह। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मेरे सवालों का बड़ी तफसील से जवाब दिया। यू वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में मैंने जितने भी सवाल थे मैंने किए हैं, और अगर अगर कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तुर्की बेहतरीन मुल्क क्यों है, और ये वक्त बेहतरीन क्यों है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तुर्की में। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।